Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Teaching Diaries by Harleen Kaur. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों देखिए, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ये जो आप बैनर देख रहे हैं ना, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इस पॉलिसी के अंदर 108 108 पेजेस है। ठीक है, अगर आप चाहे तो वेबसाइट से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं इसको, अदरवाइज जो मैं आपको करवाने वाली हूँ इस वीडियो में उतना आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड। दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ना जो, वो हमारे स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। ठीक है, कौन से नंबर की शिक्षा नीति है? तीसरे नंबर की शिक्षा नीति है। इससे पहले भी शिक्षा नीति बनी है ना, जैसे कोठारी कमीशन कह लो आप, और बहुत सारे हैं, मुदालिया कमीशन एंड ऑल, वो सब तो बनी, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज थोड़ी थोड़ी सी ना, आप कह सकते हो कि काफी हद तक काम करी और कुछ कुछ हद तक काम नहीं करी। तो इसलिए पुरानी चीजों को निचोड़ कर एक नई शिक्षा नीति के रूप में सारे अच्छे अच्छे गुण पुरानी नीतियों के नई शिक्षा नीति में डाल दिए गए और इसको नाम दे दिया गया एनईपी 2020। ओके, अब देखिए देखिए एनईपी के निर्माण के लिए जो डॉक्टर हमारे चीफ गेस्ट चुने गए वो थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ठीक है, जो के कस्तूरी रंगन है ना, इनकी अध्यक्षता में एक समिति की गठन हुआ और उसके अकॉर्डिंग एक नई नीति बनाई गई। ठीक है, इस समिति में 2019 में एनईपी का मसौदा तैयार किया गया था। देखिए दोस्तों, 2019 में ही इस समिति के अंदर की कुछ चीजें डिसाइड कर दी गई थी, लेकिन अप्लाई कब करेंगे इसको? 2020 में करेंगे। ठीक है जी। कैबिनेट द्वारा MHRD, यस, MHRD का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री करने की भी मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, MHRD का नाम हमें याद रखना है कि क्या हो गया अब? इट इज एजुकेशन मिनिस्ट्री। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। सो अब अगले पॉइंट में देखिए, एनईपी 2020 के तहत केंद्र, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने, ठीक है, इनके सहयोग के साथ शिक्षा के क्षेत्र पर जीडीपी को 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जीडीपी कितनी परसेंट लगेगी? 6%। 6% काफी अच्छा अमाउंट होता है। ठीक है, तो यानी कि अच्छी क्वालिटी के हमारे पास रिसोर्सेज भी आएंगे। ओके, वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड हो डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। मतलब 2030 तक अगर आपने बीएड नहीं करी तो आपको बीएड तो वही करनी ही पड़ेगी। बीएड के बिना आप लोग गवर्नमेंट क्या किसी भी प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक है, नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल को समाप्त कर दिया गया। न्यू एजुकेशन में क्या बोला कि जो एमफिल भाई साहब है ना, इनकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जो पॉइंट करने वाले हैं ना, में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्कूल एजुकेशन के अंदर। ठीक है, देखो वर्तमान में जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी वो है 10+2, है ना, 10th करी उसके बाद 11th 12th करी, काम खत्म 12 साल में। ठीक है, लेकिन और हाँ, ये बात ध्यान रखना, स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की नई व्यवस्था में करने की बात की गई है। हाँ दोस्तों, इसका मतलब मैं ये बता रही थी कि पहले जो हमारी आज तक की एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, हम लोगों ने भी यही किया है, 10th की 10th के बाद 2 साल 11th 12th करी, है ना, टोटल 12 साल में हम लोग स्कूल से आउट हो जाते थे। लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें इन्होंने बोला कि बच्चे को 10+2 क्यों करवाना भाई, पहले हम बच्चे को 5 करवाएंगे, फिर 3 करवाएंगे, फिर 3 करवाएंगे, फिर 4 करवाएंगे, यानी कि काउंट करो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यानी कि अब बच्चों की जो स्कूल की शिक्षा होगी वो 12 साल की जगह 15 साल होगी। 1st to 12th नहीं होगी अब बेस से लेकर 15 साल तक उसको पढ़ना पड़ेगा। अब ये मत सोचना कि 10th के बाद 11 12 13 14 15 तक कोई क्लास आ जाएगी। नो, इट्स नॉट राइट। ये जो 3 साल ऐड किए गए हैं ना, जो 3 साल ऐड किए गए हैं, ये फर्स्ट क्लास से पहले की क्लासेस होंगी। ठीक है, इसमें बच्चों को ढंग से कह सकते हो अच्छी मॉरल्स वगैरह और भी जो भी चीजें न्यू न्यू पॉलिसी में लेके आया गई है वो सब अच्छी अच्छी चीजें सिखाई जाएंगी। ओके, चलिए एक बार एनईपी का स्ट्रक्चर भी समझ लेते हैं। ये आप डायग्राम देखिए जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। देखिए, ये जो शुरुआती 3 साल होंगे ना बच्चे की, इसमें क्या होगा? इसमें आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका इनॉल रखी जाएगी। यानी जब बच्चा 3 से 6 साल के बीच में होगा उसको आंगनवाड़ी भेजा जाएगा, है ना, प्री स्कूल्स में भेजा जाएगा, वाटिका में भेजा जाएगा, ताकि जो बेसिक मैनर्स होते हैं, बेसिक चीजें जो होती है वो वहीं से लर्न कर ले। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि जो प्री एज है ना, फाउंडेशनल स्टेज है बच्चे की 3 से 6 साल में, इसमें बच्चे को स्कूल भेजा तो जाएगा, लेकिन स्कूल भेजने के बाद उसको सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं दे देंगे। सिर्फ बच्चे को जो भी गेम्स खेलनी होगी,
ये जो भी उसका इंटरेस्ट का होगा, कंचे खेलने या फुटबॉल खेलनी है, ये सब चीज उसको वहां पे कराएंगे। गवर्नमेंट कह रही है कि भाई बच्चों, तुम जो चीजें घर पे खेलते हो उन्हीं चीजों को स्कूल में जाके खेलो। ठीक है। इसमें गवर्नमेंट का हिडन फीचर आप कह सकते हो ये है कि जो बच्चा होगा ना वो बचपन से ही रोने धोने की आदत छोड़ देगा, है ना। कई बार क्या होता है, बच्चों को फर्स्ट क्लास में डालते हैं तो बहुत रो रो के, रो चिंगाड़ के स्कूल जाता है। बट बच्चों को जब स्टार्टिंग से ही फाउंडेशनल स्टेज से स्कूल में डाल दिया गया, तो उसके दिमाग में एक परसेप्शन बैठ जाएगा कि भाई यहाँ पे मैं जाता हूँ, रोज खेलता हूँ, इंजॉय करता हूँ, तोड़ फोड़ करता हूँ, जो भी एक्स वाई जी रीजन है उसके, है ना, वहां पे वो इंजॉय करके आता है। तो बच्चे को फिर जब फर्स्ट में पढ़ाने के लिए डाला जाएगा तो उसको ऐसे लगेगा कि भाई अब तो मैं फर्स्ट में आ गया हूँ। उसको तो देखो, सही देखो दोस्तों, साफ बात है, बच्चे को क्या पता कि वो फर्स्ट में है ना, छोटा है अभी तो बहुत वो, मतलब उसको ये लगेगा कि ये भी कोई प्रोसेस है, इसमें भी कुछ उसको इंटरेस्ट मिलेगा। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब अगला चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, जो कि है प्रीपैरेटरी स्टेज। अब प्रीपैरेटरी स्टेज के अंदर बच्चा क्लास थर्ड से लेके फिफ्थ तक रहेगा। ठीक है। क्लास थर्ड से फिफ्थ तक का बच्चा प्रीपैरेटरी में होगा। और हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो फाउंडेशनल स्टेज थी ना 3+2 की, यानी कि 5 years की, इसमें ये था कि बच्चे का ना कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा। जो भी कुछ पता भी करना है टीचर को तो ओरली या फिर एक्टिविटी के थ्रू करवा सकती है। ठीक है। अब हमारी अगली स्टेज है मिडिल स्टेज। देखिए, मिडिल स्टेज को कहाँ तक रखा हुआ है, मिडिल स्टेज को रखा है क्लास 6 से क्लास 8 तक। ठीक है, याद रखना, क्लास 6 से क्लास 8 तक। मिडिल एज में जब बच्चा 6 से 8 क्लास में है तो एक चीज बताई गई कि मिडिल एज के बच्चे को कंप्यूटर जरूर सिखाया जाएगा। ठीक है। कंप्यूटर प्लस वोकेशनल। वोकेशनल में क्या होता है, जो भी सब्जेक्ट उसको पढ़ने में इंटरेस्ट हो वो जरूर कराया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आने वाला टाइम ऑलरेडी एआई का टाइम है ना, तो बच्चे को कंप्यूटर नॉलेज देना इज मस्ट इम्पोर्टेंट। अब देखिए, लास्ट स्टेज है हमारी जो कि है सेकेंडरी स्टेज। ये 4 साल की स्टेज है और इसमें 9th से लेकर 12th तक को रखा गया है। तो इसका सबसे बढ़िया, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रखा गया कि इसमें स्ट्रीम को ही खत्म कर दिया। ठीक है। इसमें आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, विदाउट मैथ, विद मैथ, व्हाटएवर इट इज, ये सब लेने को खत्म कर दिया गया। देखो, हमारे टाइम में ये होता था कि जिस बच्चे ने साइंस ली थी, साइंस ली होती थी, वो तो भाई महापुरुष समझते थे। और जो बच्चा जो आर्ट्स का होता था उसको जो लोग महागरीब समझते थे। ठीक है, ऐसे देखते थे कि भाई पता नहीं कौन से प्लेनेट से उतर के आ गया हो। तो मेरे को, हमें तो इस बात से बहुत खुशी हुई कि इस स्टेज में, यानी कि सेकेंडरी स्टेज के अंदर, जो कि 9 to 12 क्लास की स्टेज है, 4 years की, इसमें स्ट्रीम को खत्म कर दिया। अब यहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट्स रख दिए गए हैं। देखिए, मैंने इधर राइट कर दिया है कि 9 to 12 की स्टेज में, यानी कि हमारी सेकेंडरी स्टेज में ना, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को अडॉप्ट कर लिया गया कि बच्चे को साइंस पढ़नी है, साइंस भी पढ़ सकता है, इको भी पढ़ सकता है, पॉलिटिकल भी पढ़ सकता है, इवन कॉमर्स भी पढ़ सकता है, कुछ भी पढ़ सकता है बच्चा। चलिए, अब पढ़ते हैं इस नीति के कुछ आधारिक सिद्धांत। ठीक है। देखो, संरचनात्मक समझ यानी कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए ना, अब एनईपी 2020 में बोला गया कि बच्चों को रटने पर जोर नहीं देना है, जबकि रोड लर्निंग को उन्होंने मना कर दिया। रट्टाफिकेशन इज वेरी 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 बैड थिंग, है ना, बहुत बेकार, भद्दी, घिसाऊ रटन प्रणाली होती है, राइट। अब इन्होंने बोला है कि बच्चों की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए रट्टाफिकेशन गलत है, नहीं करानी। जबकि बच्चों को पढ़ाई के लिए तैयार कर, परीक्षा के लिए तैयार करवाने, कैसे, डाइवर्जेंट सोचकर, अच्छी अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग समझ के। जब बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा ना, तो बच्चा ऑटोमेटिकली आंसर जनरेट कर सकता है। जब बच्चों को कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आएगा, फिर बच्चा तो रोड लर्निंग ही करेगा। सो इसलिए इन्होंने बोला है कि बच्चों की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर दिया जाना चाहिए और रोड लर्निंग को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगला, बहुभाषिकता यानी कि मल्टी लैंग्वेजिज्म और विविधता को प्रोत्साहन देना, क्योंकि बहुभाषीय होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। इसका मतलब है कि मल्टी लैंग्वेज को, मल्टी मतलब आप क्या सिंपल भाषा में कहोगे तो मल्टीपल लैंग्वेज को एक्सेप्ट करना क्लासरूम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा माइंड का कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ साथ बहुत सारे और भी डेवलपमेंट्स होते हैं। ठीक है। वह बच्चा कई तरह की भाषा बोलेगा तो उसका इंटरेस्ट भी अच्छा जाएगा, है ना, उसमें बहुत सारे स्किल्स पैदा होंगे और बहुत कुछ वो नया सीख पाएगा। इवन साथ वाले बच्चे भी उससे कुछ ना कुछ जरूर के जरूर सीख पाएंगे। ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, सीखने के लिए सत्य मूल्यांकन यानी कि कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन पर जोर देना। अब बच्चों को कुछ सिखाना है तो इसके लिए ये नहीं जरूरी कि क्लास की साल के पूरे एंड में एक एग्जाम ले लिया और जब बच्चों के जो मार्क्स आ गए
उसके अकॉर्डिंग उनको जज कर लिया कि इसने पूरे साल पढ़ाई करी और इसने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी। ये गलत बात है। एनईपी 2020 कह रही है कि बच्चों को जो मूल्यांकन है, जो इवेल्युएशन है, उसको हमें कॉन्टिन्यूस रखना चाहिए। यानी कि हर महीने, हर हफ्ते जैसे भी टीचर को इवेल्युएशन करने के मेजर्स दिए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग मेजर करना चाहिए। जबकि साल के अंत में होने वाली परीक्षा पर ध्यान देना, ये गलत बात है। ठीक है। शिक्षण को और मूल्यांकन के उद्देश्यों को बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में मदद करना चाहिए। ऐसे इस तरह के हमारे टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स होनी चाहिए कि जिससे बच्चे की लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट चेंज हम लोग करके आ सके। ठीक है जी। अगला पॉइंट देखिए, छात्रों की प्रोग्रेस के मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन के लिए परख नामक एक नया नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाए। अब बच्चों के इवैल्यूएशन के लिए परख इंपॉर्टेंट है, याद रखना। परख नाम का एक इवैल्यूएशन सेंटर निकाला गया है, आप समझ लीजिए। उसकी कह सकते हो आपकी छात्रों की प्रोग्रेस के लिए मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन के लिए परख नाम का एक नया असेसमेंट सेंटर स्थापित हुआ है। उसके लिए उस पर भी हम बहुत ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। ठीक है। चलो अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम 5th से लेकर 8th तक उसकी मदर टंग होगी। ठीक है। बच्चों को कुछ भी पढ़ाना है तो उसकी मदर टंग में जब हम पढ़ाएंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ओके। अब देखिए, राज्य विशेष रूप से भारत के अलग अलग राज्यों में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को अपनाएं, लेकिन इस फॉर्मूले में लचीलापन रखा जाएगा। आपको पता है ना, गांधी जी ने अपने किसी डॉक्यूमेंट में बोला था कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, TLF जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली लैंग्वेज उसकी मदर टंग, दूसरी लैंग्वेज उसकी सेंटर उसकी स्टेट की लैंग्वेज, तीसरी लैंग्वेज कोई और इंग्लिश और कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। इसको अडॉप्ट करना चाहिए, है ना। क्योंकि बच्चे जो होंगे ना, इसके थ्रू अपनी मदर टंग से भी प्यार कर पाएंगे और अदर लैंग्वेजेस भी सीख पाएंगे। अब देखिए, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में दूसरी भाषाओं जैसे संस्कृत का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, वेरी फेयर। जैसे कि फर्स्ट भाषा फॉर एग्जाम्पल मेरी पंजाबी है, तो मुझे स्कूल में पंजाबी में पढ़ाया जाएगा। और पंजाबी के अलावा मुझे कोई और भाषा सिखानी है तो देश की भाषा, जैसे एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, संस्कृत हो गई या फारसी होगी, कुछ भी हो गई, वो पढ़ाई जाएगी। थर्ड भाषा इंटरनेशनल भाषा हो सकती है, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, है ना। अगर इसके थ्रू हमारी एजुकेशन होगी ना, तो बच्चों लिटरली बहुत ज्यादा अच्छी होगी। अब अगली पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। जितनी भी लैंग्वेजेस को ऐड किया गया है ना, उसका मकसद यही है कि वो लोग भारत की एकता के बारे में बच्चों को डिफाइन कर सके। कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा, जैसे कि क्लासिकल लैंग्वेज होती है, यानी कि 6th क्लास में एक अपनी लैंग्वेज, अपनी मदर टंग के साथ साथ कोई और भाषा जैसे कि तमिल, तेलुगु, पंजाबी, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा, पाली, फारसी, कोई भी भाषा को हम बच्चों को सिखा सकते हैं। देखिए, भाषा कोई और, सारी भाषा अच्छी होती है, भाषा में कोई कोई भेद नहीं होता। तो हम लोग स्टूपिड लोग हैं जो भाषाओं में भी फर्क निकाल लेते हैं, लेकिन भाषा सारी ही बहुत सुंदर है, क्योंकि भाषा के थ्रू ही हम लोग अपने विचारों को सामने वाले तक कन्वे कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, भाषा अब अपनी भाषा के साथ साथ, अपनी मदर टंग के साथ साथ अलग भाषाएं भी सीखने का प्रावधान इसमें किया गया है। अगला पॉइंट देखिए, माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा, वही बात है, माध्यमिक स्तर पे आ गए, अब थर्ड लैंग्वेज के बारे में बेसिकली बात हो रही है। जो हमारी अब जो थर्ड लैंग्वेज होगी ना, वो कोई भी हो सकती है। इंटरनेशनल लैंग्वेज, कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी, इवन कोई भी भाषा हो सकती है जो बच्चा सीख सकता है। ठीक है। कई इंटरनेशनल स्कूल में तो ये भाषाएं सिखाई जाती हैं। चलो अगला पॉइंट देखिए, समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। सब ये इसको ऐड किया गया। बच्चों, इंक्लूसिव एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जिसमें हम लोग हर तरह के बच्चे को क्लास में एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो अपाहिज ही क्यों ना हो, चाहे वो इंटेलिजेंट हो, चाहे वीक हो। इंक्लूसिव एजुकेशन के जो रूम होता है ना, इसके अंदर सारे हर तरह के बच्चे होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के भी हो सकते हैं। कोई भी आधार ले लो आप, कहने का मतलब है हर तरह के बच्चे, हर तरह के बच्चे इस क्लास के अंदर होते हैं, और जो क्लास के एनवायरनमेंट के साथ रह रह के कुछ ना कुछ नया जरूर सीखते हैं। ठीक है। सभी के लिए अधिगम होता है इसके अंदर। अगला पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। दिव्यांगन अधिकार अधिनियम, सॉरी इट्स रिटन रॉन्ग,
दिव्यांगन अधिकार अधिनियम 2006 यानी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में बात हो रही है। ये समय विशेष शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में डिफाइन करता है जहाँ सामान्य व दिव्यांग सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं। देखो वही बात है, आरपीडब्ल्यू जो एक्ट है ना, इसमें क्या है, इसमें बेसिकली भी कुछ विशेष मतलब दिव्यांग बच्चों को ही इसमें प्रावधान दिया गया है। लेकिन जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन का जो रूम होता है, क्लासरूम होता है, जहाँ पे हर तरह के बच्चे होते हैं, उसमें बेटा ये जरूरी नहीं है कि अच्छे बच्चे ही हों, उसमें अपाहिज बच्चे भी हो सकते हैं, अपंग भी हो सकते हैं, इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं, गिफ्टेड भी हो सकते हैं, है ना, हर तरह के बच्चे, मल्टी लैंग्वेज वाले बच्चे भी हो सकते हैं, मतलब हर तरह के बच्चे इस क्लासरूम के अंदर होने इम्पोर्टेंट है। ओके, अब देखिए, क्लास 6 से शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने के लिए किया जाएगा। इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी। वही बात है, देखो जो हमने पहले कर रखी है कि जब क्लास 6 से ही ना बच्चे को कंप्यूटर सिखाया जाएगा ताकि उसकी आने वाली फ्यूचर के लिए भी वो कुछ कर पाए, है ना। स्कूली एजुकेशन का मतलब ही क्या है जब फ्यूचर नहीं बनाया बच्चे का, तो ठीक है। 6 में कंप्यूटर होना चाहिए और साथ ही में वोकेशनल सब्जेक्ट का होना इज मस्ट। ओके, वोकेशनल वो सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे को इंटरेस्ट हो ताकि आगे जाके बच्चा अपना गुजारा भी उस लैंग्वेज के या फिर उसी भी स्किल उस किसी भी स्किल को सीख कर पाए। ओके, आई होप आपको इतने पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगला पॉइंट देखिए, बस थोड़े से पॉइंट्स रह गया है दोस्तों, प्लीज बने रहिएगा। पाठ्यक्रम का विषय वस्तु को प्रत्येक सब्जेक्ट में कम करके इसे बेहद बुनियादी चीजों पर आधारित किया जाना चाहिए। देखिए, जो हमारा सिलेबस है, बच्चा जो भी बच्चों को जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी बच्चा लर्न कर रहा है, उसको बुनियादी चीजों पर आधारित कर देना चाहिए। दुनिया भर की नॉलेज दे दी उसको, ओजोन वोजोन ये वो, है ना, अमेरिका में अफ्रीका में ये हो रहा है, ये सब चीजें बेकार चीजें छोड़कर जो बच्चे की लाइफ से जुड़े कनेक्टेड और इंटरेस्टिंग चीजें हैं, उन बुनियादी चीजों पर ध्यान दे ताकि बच्चों की जो होती है आइडेंटिकल थिंकिंग अच्छी हो जाए, है ना, वो खोजधारी चीजें कर पाए, वो डिस्कशन कर पाए, उसको एनालाइज कर पाए, है ना, और वो लर्निंग में अपना ध्यान दे सके। बच्चों को कोई मैंने टॉपिक दे दिया तो उसको इंटरेस्ट नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल बस बच्चों को मैं कह रही हूँ, बच्चों जाओ और नेल्सन मंडेला के ऊपर रिसर्च करके आओ। बच्चे कहेंगे अरे मैम ये कौन सा टॉपिक है, हु इज नेल्सन मंडेला, कई बच्चों को जिसे नहीं पता होगा तो उनके लिए तो बोरिंग टॉपिक होगा ना, उबाऊ टॉपिक होगा। तो उसकी जगह नेल्सन मंडेला की जगह अगर बच्चों की नॉन के मैं किसी पर्सनालिटी को बोल दूं, फॉर एग्जाम्पल बच्चों जाओ और जाके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर सोच शोध करके आओ, तो बच्चे खुशी से करके आएंगे क्योंकि बच्चे जानते हैं कि संविधान के निर्माण में उनका काफी हाथ था। कहने का मतलब है कि जो बच्चों को जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसको बहुत ज्यादा विस्तृत ना करें, उसको संकुचित करें, ठीक है, उसको ब्रीफ करने की जरूरत है इसमें, ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकों स्कूल के करिकुलम में कमी, यानी कि जो बुक है, जो हमारी करिकुलम है, उसमें कमी होनी चाहिए, यानी बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं होना चाहिए। लचीलापन होना चाहिए उसके अंदर, मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, इजी वोकैबुलरी का यूज होना चाहिए, और रट कर सीखने की बजाय रचनावादी सीखने के तरीके पर जोर देने के साथ साथ स्कूल की नेशनल टेक्स्ट बुक में भी बदलाव होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मुझे बहुत पसंद आया, इसमें बोला गया है कि बच्चों की जो पाठ्य पुस्तक है, जो बच्चे का जो सिलेबस है, करिकुलम है, उसमें लचीलापन लाना चाहिए, ठीक है, उसमें बहुत फालतू के टॉपिक्स को कट कर देना चाहिए। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो बच्चा ऑटोमेटिकली रटेगा नहीं, रटना, क्योंकि रटना मना है, रटन मना है, तो रटने के बजाय बच्चा क्या करेगा, रचनावादी सीखेगा, कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच का यूज करेगा, वो कुछ ना कुछ अपने माइंड से सोचेगा, बनाएगा और उसको अप्लाई करेगा। और स्कूल की जो बुक होती है ना, उसमें भी बहुत सारी चेंजेस की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि कई जगह पे ऐसा फालतू का ज्ञान दिया होता है अकॉर्डिंग टू मी जिसकी बच्चों की जरूरत नहीं होती, ठीक है, और कहीं पे तो बहुत अच्छा बात बताई होती है जहाँ पे हमें भी पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है। अभी लास्ट पॉइंट देखिए इसका, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में मुख्य रूप से लचीली बहुआयामी खेल आधारित गतिविधि आधारित खोज आधारित बहुआयामी और बहुस्तरीय शिक्षा को शामिल किया गया है। देखिए, जो ECCE है ना, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, बच्चों की जो स्टार्टिंग की एजुकेशन होती है उसके लिए ये योजना है, ठीक है, ECCE। अब इसमें क्या किया, इसमें किया गया कि जो स्टडी है, जो लर्नर है, उसके लिए स्टडी को लचीला बना दिया गया, फ्लेक्सिबल बना दिया गया, बच्चों को पढ़ने में मजा आएगा। बहुआयामी, बहुत सारे आयाम दे दिए गए बच्चे को किसी भी चीज को पढ़ने के लिए। खेल आधारित, है ना, प्ले के साथ खेल खेल में बढ़ा दिया गया। गतिविधि आधारित, एक्टिविटी पर जोर दी गई, एक्टिविटी पर जोर देंगे तो बच्चा अच्छे से ज्यादा बहुत अच्छे से सीखेगा। थ्योरेटिकल अप्रोच की जगह एक्टिविटी अप्रोच जो है बहुत ज्यादा अच्छी है।
खोज आधारित, यानी कि बच्चा खुद रिसर्च करेगा, ठीक है, किसी भी चीज के ऊपर। बहुआयामी और बहुस्तरीय शिक्षा को शामिल किया गया है। वही बहुत सारे आयाम एस्पेक्ट्स होते हैं, इन सब चीजों को ऐड कर दिया गया है। एनईपी देखो कितनी सुंदर लग रही है, सब पढ़ने में कितना मजा आएगा जब अगर अप्लाई हो गई तो। अब देखिए स्कूल तैयारी मॉड्यूल, देखो जब बच्चों को स्कूल भेजते हैं ना, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। स्कूल तैयारी मॉड्यूल, यह एक 3 महीने का प्ले आधारित मॉड्यूल है जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी द्वारा उन बच्चों के लिए बनाया जाएगा जो क्लास 1 में एडमिशन के कुछ हफ्तों बाद ही अपने सहपाठियों से पिछड़ जाते हैं। ये मॉड्यूल जो है ना, स्कूल तैयारी मॉड्यूल, जो इन बच्चों के लिए है जो फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेने के बाद भी थोड़े स्लो होते हैं और अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते, उनको स्पेशल एजुकेशन देने के लिए इसमें बात की गई है, रेमिडियल टीचिंग काइंड ऑफ। अगला, एनईपी 2020 के अनुसार प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल होने चाहिए। बेटा एनईपी क्या कह रही है, एनईपी कह रही है कि जो बच्चे हैं उनको प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कराओगे ना तो मजा आएगा। अगर उनको बस मैं बताते गए कि इब्न बतूता ये था, मोरक्को से भारत आया, ये वो अटरम पटरम पिलाना चमकाना, बच्चा बोर हो जाएगा, उसको पढ़ने में क्या ही मजा आएगा, उसको क्या पता इब्न बतूता कौन था, कैसा दिखता था, राइट। लेकिन जब बताने की जगह मैंने उसको फोटोग्राफ, पिक्चर्स के थ्रू, प्रेजेंटेशन, पीपीटी के थ्रू तो शो करके प्रॉपर मॉड्यूल बना के दिखाया, बच्चे ने खुद एक्सपेरिमेंट किया, खुद सर्च करी उसके बारे में, नेट पे करे, गूगल पे, जहाँ मर्जी करे वो, ठीक है, इट इज ओपन फॉर इट। सो इससे क्या हुआ, बच्चे की एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होगी, उसमें खुद खोज करी और उसमें खुद उसको मजा आएगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि खोज करते के साथ साथ उसको चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं आएगी इसमें, है ना। देखिए लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, खुद से करके सीखना। और हर सब्जेक्ट में कला और खेल को एकीकृत किया जाएगा। हर सब्जेक्ट में हम आर्ट को एंड प्ले को अगर इंटीग्रेट करके सीखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा बच्चों को पढ़ने में और हम टीचर्स को पढ़ाने में, ठीक है। अब देखिए बस कुछ लास्ट के पॉइंट्स रह गए हैं दोस्तों। आई नो दैट की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है बट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत मुश्किल से इन्फॉर्मेशन निकलती है, आपके साथ शेयर करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी एससीईआरटी के मार्गदर्शन में, ठीक है, केंद्रीय शासित प्रदेशों सभी स्टूडेंट्स के लिए एक तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट तैयार करेगा, ठीक है। एनसीईआरटी या फिर एससीईआरटी जो है ना, वो बच्चों के लिए स्कूल बेस्ड असेसमेंट तैयार करेगा जिसमें पेरेंट्स को भी बच्चों की रिपोर्ट दी जाएगी, ठीक है। और जो रिपोर्ट है उसको प्रोग्रेस कार्ड बोलते हैं ताकि पेरेंट्स भी अपने बच्चों के बारे में सारी चीजें जान सके। ये जो प्रोग्रेस कार्ड है ना, ये 360 डिग्री पर मल्टी डायमेंशनल होगा, यानी कि इसमें बच्चे की सारी चीजें A to Z एक्टिविटीज, उसका बिहेवियर, उसका एप्टीट्यूड, बिहेवियर टुवर्ड्स द क्लास एंड क्लास टीचर, स्कूल मैनेजमेंट एंड ऑल, सबके आधार पे, और सब्जेक्ट्स एज वेल है ना, कंप्यूटर, वोकेशनल, XYZ, इन सबके आधार पर बच्चों का असेसमेंट किया जाएगा। और जिसमें बच्चे जो होंगे ना वो कॉग्निटिवली सोच पाएंगे, भावनाओं से सोच पाएंगे, है ना, अफेक्टिवली सोच पाएंगे, साइकोमोटर डोमेन भी स्थापित होगा इसमें, मतलब कई तरह की चीजों को विश्लेष करके इकट्ठा करके इन चीजों के इन प्रोग्रेस कार्ड को बनाया जाएगा। स्टूडेंट्स की विशेषताएं समेत दिया जाएगा इसमें, स्टूडेंट्स के बारे में नेगेटिव तो छोड़ो, पॉजिटिव भी सारे पॉइंट्स होंगे, ठीक है। जो भी रियलिटी है ना बच्चे की, जो उसने पूरे साल किया है, इसका पूरा विवरण एक प्रोग्रेस कार्ड में पेरेंट्स को दिया जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स को तो पता होना चाहिए ना उसका बच्चा कर तो कर क्या रहा है। चलिए इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको आज की एनईपी 2020 समझ आ गई होगी। मैंने बहुत कोशिश करी है कि जल्दी जल्दी से मैं आपको समझा दूं। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग व्यू करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा ताकि फ्यूचर में और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेके आते रहूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टाटा, बाय बाय।